सभी का धन्यवाद और सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस कॉन्फ्रेंस का दोस्तों मैं आपको सब्जेक्ट बता दूं तमाम लोगों का, जो लोग मौजूद हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है आत्मनिर्भर भारत। 3 लाख करोड़ कलेक्टेड फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई। इस विषय पर बात करने के लिए बताने के लिए सीए जीबी मोदी जो मौजूद है हमारे साथ में, और इसके साथ में मॉडरेटर सीए विशाल गाला भी मौजूद हैं, ताकि हम बड़े ही पॉजिटिव से इस आज की कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करें। प्रसिद्ध शायर हुए शकील आजमी साहब, उनकी लाइन है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। आपको मानना नहीं है, क्योंकि हार हो जाएगी आपकी। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और आप और हमें सबको ठानना है कि हमें जीतना है कोरोना से, और साथ ही हमारे जो बिजनेस के हालात है उससे भी जीतना है, और इसको मात देनी है। इस तरह की लाइन के साथ हमारे जो मोदी जी हैं उनका स्वागत करता हूं, और हमारे जो मॉडरेटर हैं विशाल गाला जी, उनका भी स्वागत करता हूं, और हमारे जो चेयरमैन है महासेवा के सीए रमेश प्रभु जी, उनको इनवाइट करता हूं वेलकम स्पीच के लिए। वो आए और बताएं आज का जो विषय है सर, और मोदी जी हमारे साथ में हैं। Thank you, Sunil ji. I welcome everyone in today's session, which is on rupees 3 lakh crore collateral-free automatic loan for businesses including MSME. And to take this session, we have with us today CA GB Modi ji. CA GB Modi is a practicing CA and is practicing for last 30 years. He is a partner of Modi and Agarwal Chartered Accountants, and his area of specialization are obtaining subsidy from state government, central government organization, Ministry of Textile, NABARD, National Horticulture Mission. He is also a regular faculty at ICAI. He has co-authored the book Practice Manual on Package Scheme of Incentive 2013, published by WIRC of ICAI. He was chairman of Dhule branch of WIRC in 15-16 and vice chairman in 14-15. He is also founder of All India Cotton Gin Press Association. With this brief introduction, now I request GB Modi ji to start the presentation. Yes, sir. Good evening. Good evening to all the participants, and thanks to Ramesh Prabhu ji for giving me this opportunity. हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय पंतप्रधान ने जो लोकल फॉर होकल, होकल फॉर लोकल का जो नारा लगाया है, उस नारे को आगे ले जाते हुए आज हम जो पैकेज भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस भारतवर्ष के एमएसएमई के लिए, उद्योग जगत के लिए घोषित किया है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज का जो पैकेज जो है, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है, उस बारे में मैं चर्चा करूंगा। मैं शेयर स्क्रीन आपसे शेयर करता हूं, मेरा स्क्रीन। आज का जो अपना मेन विषय है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बिजनेस एंड एमएसएमईज। भारत सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज इस कोविड के दरमियान डिक्लेयर किया है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जाएंगे। उसका इंटीग्रिटी, उसकी निटिग्रिटीज, उसके टर्म्स कंडीशन, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, क्या कार्रवाई, क्या टर्म्स कंडीशन के अंतर्गत वो हमें मिलने वाला है। ये एक रिलीफ प्लान है। ये पैकेज जरूर है, बट इसको सब्सिडी के रूप में नहीं। इट इज अ लोन गिवन टू द बिजनेस एंटरप्राइज एज वेल एज टू द एमएसएमई यूनिट्स बाय द गवर्नमेंट under package, and it is declared by the honorable finance minister under the covid package of 20 lakh crore by the government of India. डिक्लेयर करा था। पहला जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च को। लॉकडाउन नंबर 1 21 डेज के लिए लगा, लॉकडाउन नंबर 2 18 दिन के लिए, लॉकडाउन नंबर 3 13 दिन के लिए, 4 नंबर 13 दिन के लिए। ऐसा कुल मिला के 66 से 67 दिन तक भारत के 130 करोड़ जनता ये घरों में बैठी रही, और जिसकी वजह से आपने देखा क्या माइग्रेशन ऑफ लेबर, एमएसएमई और उद्योग जगत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और यह नुकसान ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक संवेदनशील सरकार के रूप में कोविड पैकेज का डिक्लेरेशन किया। कोविड के लॉकडाउन के दौरान ही फाइनेंस मिनिस्टर ने 26/3/2020 को
फाइनेंस मिनिस्टर सामने आए और उन्होंने पैकेज डिक्लेयर किया 1,70,000 करोड़ का। बोला कि खाली गया इस स्क्रीन का 1,70,000 करोड़ का पैकेज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर करा कि जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 26/3/2 1,70,000 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से पहचाना जाता है, जो कि मजदूरों को उनके अकाउंट में, जनधन खाता होल्डर के अकाउंट में सीधा 500 रुपया प्रति महीना 3 महीने तक उनके अकाउंट में डाले जाए। इमीडिएटली 27/3 को गवर्नर ऑफ जो गवर्नर साहब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो आए और उन्होंने बैंकिंग रिफॉर्म्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो में चेंजेस लाकर एक लिक्विडिटी मार्केट में फ्लोट करने का कोशिश किया। उसके बाद में 12 मई 2020 को हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी, इन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया और उन्होंने कहा कि यह पैकेज किस रूप में उद्योग जगत को, उद्योजकों को और एग्रीकल्चरिस्ट को और विविध क्षेत्रों को दिए जाएगा, इसके बारे में हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो डिक्लेयर करेंगे। फिर पैकेज फाइनेंस मिनिस्टर साहब 13/5, 14/5, 15/5, 16/5 इस तरह से 5 पार्ट में उन्होंने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसके बारे में विस्तृत रूप से रोज शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उस पैकेज की घोषणा करी। जो 13/5/2020 को पैकेज डिक्लेयर गया, जो उन्होंने डिक्लेयर किया, इट वाज ऑफ अबाउट 5,94,550 करोड़ रुपीस, 5,94,550 करोड़ का था। और उसी में आज जिस बात के ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं, जो इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट 3 लाख करोड़ का पैकेज जो एमएसएमई और उद्योग जगत को दिया गया, वह पैकेज 13/5/2020 को ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था। आज का जो अपना टॉपिक है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS। द स्कीम शैल बी नेम्ड एज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसका मतलब क्या उनको, गवर्नमेंट को एक संवेदनशीलता थी क्या भारत का उद्योग जगत पिछले गत तकरीबन 45 डेज से बंद पड़ा हुआ था, फिर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, शॉप हो, ठेला होल्डर हो, मॉल हो, छोटी छोटी मोफिशियल पार्ट, अगर हम भारत की बात करें तो छोटे छोटे देहातों में उद्योग बंद पड़े हुए थे। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो फिक्स एक्सपेंसेस है वो उद्योग को खर्च करना पड़ता है। कई उद्योजकों ने अपने एम्प्लॉय को घर बैठे सैलरी दी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उद्योग जगत के पास कैश फ्लो किस तरह से उनके हाथ में दिया जावे, यह ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने एक पैकेज घोषित। अभी इन व्यू ऑफ द कोविड का व्हाट इज द स्पेशल्स ऑफ दिस स्कीम्स, ये स्कीम के अंदर क्या हो रहा है, जो उद्योग जगत है जिनको ये एमएसएमई को लोन मिलने वाला है, उसकी पूरी गारंटी जो है, इट इज 100% गारंटी कवरेज फॉर GECL, गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट टू प्रोवाइड 100% गारंटी। गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि भाई इस स्कीम के अंतर्गत जो भी बोरोवर को लोन दिया जाएगा उसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। किसी भी नेशनलाइज बैंक को इस टाइम पे पैसा देते टाइम पे, एमएसएमई को, उद्योग जगत को पैसा देते टाइम पे इस बात की चिंता नहीं करनी है कि बोरोवर हमें क्या गारंटी दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी खुश, जो बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्कीम इज दैट इट इज अ प्री अप्रूव्ड सैंक्शन लिमिट। The borrower has not to approach to the bankers, to the lending banks with whom he is having the outstanding limit. It is a pre-approved. इसका मतलब ये है कि हम normal course में what happens, we approach to the bankers and then bank sanctions. In this case, it is in reverse direction. It is pre-approved by the financing bank, and it is an option given to the borrower whether to opt it or not to opt it. How much is the loan given under this scheme, emergency line of credit guarantee scheme? Up to 20% of outstanding amount. हर borrower को कितना रुपया मिलने वाला, मैं आपको वो एग्जांपल देने वाला हूँ how the 20% is calculated. 20% of loan outstanding as on what 29th February 2020 को जो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका 20% लोन मुझे देने वाले हैं। टू इलिजिबल बोरोवर्स, सारे बोरोवर इलिजिबल है क्या?
No, it is only the eligible borrowers to whom the pre-approved sanction will be given, for whom the 100% guarantee will be given by the central government to the lending banks, and in the form of additional working term loan facility. ये जो 20% एडिशनल लोन दिए जाने वाला है, जो कैश फ्लो उद्योग जगत के हाथ में उद्योग जगत के हाथ में दिए जाने वाला है, इट विल बी नोन एज एडिशनल वर्किंग कैपिटल टर्म लोन फैसिलिटी. इस प्रोडक्ट को बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर एडिशनल वर्किंग कैपिटल टर्म लोन फैसिलिटी के नाम से जाना. द एडिशनल टर्म लोन फैसिलिटी भी इन केस ऑफ एनबीएफसी from all member lending institutions, MLIs, जितने भी मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा ये लोन दिए जाएगा. अभी एक जो मिथ्स मार्केट के अंदर चल रहा है कि ओनली एमएसएमई आर एलिजिबल. टू हु आर द eligible enterprises to whom this 20% additional working capital facility will be given? The eligible business enterprises, micro एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. तो बिजनेस एंटरप्राइजेस, फिर वो शॉपकीपर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, एजेंसी हो, रिटेल एजेंट हो, होलसेल एजेंट हो, होलसेलर हो. सो एलिजिबल बिजनेस एंटरप्राइजेस जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है परंतु बिजनेस करता है, तो बिजनेस भी इसमें कवर हुए हैं. माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, रिसेंटली ये कोविड पैकेज के अंदर भी, इसी पैकेज के अंदर 13/5/2020 में जो पैकेज डिक्लेयर हुआ, उसी में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एमएसएमई की डेफिनेशन को चेंज किया हुआ है और इसको एनलार्ज किया हुआ है. इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी अप टू 50 करोड़ and having turnover up to 250 crore will be recognized as medium enterprises. तो इस तरह से मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन लार्ज करके बनाई गई है. इंक्लूडेड, अभी इसके अंदर स्कीम के अंदर ये स्कीम कब तक वैलिड है, तो जो भी बारोवर इस स्कीम के अंदर 20% लोन लेने के लिए एलिजिबल है, उनको अपने अपने बैंक के पास कौन से तारीख के पहले डॉक्यूमेंट फुलफिल करके देने के हैं. द स्कीम वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल लोन्स सैंक्शन अंडर दिस GECL ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 23/5/2020 से लेके 31 अक्टूबर 2020 तक. यानी नेशनलाइज बैंक के पास जो भी बैंक के थ्रू आपने कर्ज लिया हुआ है, अभी कौन सी बैंक एलिजिबल है, कौन सी बैंक एलिजिबल नहीं, उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे. तो ये स्कीम जो इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट की जो स्कीम है, ये 31 अक्टूबर 2020 को एक्सपायर हो जाएगी. तो किन्हीं को इसके स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट लेना है, कोलैटरल फ्री लोन विदाउट एंड फॉर विच द रीपेमेंट की जिसकी गारंटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट द गवर्नमेंट इज गिविंग द गारंटी दैट वी विल रीपे टू द बैंक विच इज फाइनेंसिंग. उसका आखिरी तारीख है 31 अक्टूबर 2020 और टिल एन अमाउंट ऑफ 3 लाख करोड़ इज सैंक्शन अंडर दिस विच एवर इज अर्लियर. तो जो 3 लाख करोड़ अगर इस देश के उद्योग जगत ने, फिर वो बिजनेस एंटरप्राइज हो या एमएसएमई यूनिट हो, अगर 3 लाख करोड़ तक अगर नेशनलाइज बैंकों ने सैंक्शन कर दिया, तो यह स्कीम 31 अक्टूबर 2020 के पहले भी क्लोज कर दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा. सो जो भी बोरोवर इस स्कीम के अंदर एलिजिबल है, वो अपने तुरंत बैंक के पास पहुंचे. मेरे हिसाब से तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोएक्टिव होके उनके जितने भी बोरोवर थे, उनको सबको एडवांस में सैंक्शन लेटर उनके ईमेल एड्रेस पे या एसएमएस द्वारा उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और उसके बावजूद फोन के द्वारा अपने बोरोवर को इंटीमेशन भेज चुके हैं कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हो अंडर इमरजेंसी लाइन. ये जो स्कीम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करी है GECL स्कीम के अंतर्गत, उनको ऑलरेडी बता के गए. अभी इस क्रेडिट फैसिलिटी के कुछ डेफिनेशंस गवर्नमेंट ने क्लियर किए हुए हैं. कौन कौन एलिजिबल है? ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस, एमएसएमई इंस्टीट्यूशन, बोरोवर अकाउंट्स. जो सबसे बड़ी इस बात के अंदर है, जो बैंकों के एग्जिस्टिंग बोरोवर है वही ये स्कीम के अंदर कवर हुए हैं, जिसमें कोई भी बैंक से कोई भी तरह का लोन नहीं लिया है या जिसका
29 फरवरी 2020 को आउटस्टैंडिंग लिमिट, उसका सैंक्शन 5 करोड़ की सीसी है बट उसका आउटस्टैंडिंग लिमिट 0 है, तो भी वह यह इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम के अंतर्गत लोन लेने के लिए अपात्र है. सो एनीबडी who has outstanding limit with a bank is eligible to get the limit under these schemes. So all business enterprises, MSME institution, borrower accounts are eligible. Borrower accounts बोला है, मैं borrower नहीं हूँ किसी भी बैंक का, कोई भी बैंक का, और मैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस हूँ, मैं MSME हूँ या मैं बिजनेस एंटरप्राइज हूँ, पर मैंने किसी भी बैंक से कोई भी तरह का लोन नहीं लिया है, तो मैं ये स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं होता हूँ. विथ आउटस्टैंडिंग लोन अप टू ₹25 करोड़. सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, जिसका आउटस्टैंडिंग लोन 25 करोड़ तक ही है, जिसका आउटस्टैंडिंग लोन 25 करोड़ से ज्यादा होगा, भाई उसकी सैंक्शन लिमिट 50 करोड़ है और उसका आउटस्टैंडिंग लोन 30 करोड़ का है, वह बोरोवर इस स्कीम के अंतर्गत, फिर वो बिजनेस एंटरप्राइज हो या MSME यूनिट हो, इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता है, जिसका आउटस्टैंडिंग लिमिट 25 करोड़ से ज्यादा 29 फरवरी 2020 को है. Such type of business enterprises and MSME units are outside the preview of this scheme of the central government under this package declared by the finance minister. And having an annual turnover, आपको 3 चीजें करनी है. आपका एनुअल, आपका आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. दूसरा, आपका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. जिसका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा है, वह इस लोन के लिए 19-20 फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत, जिसका, अब बोलेंगे मेरा तो ऑडिट ही नहीं हुआ है तो मुझे टर्नओवर कहां से पता चलेगा. इट हैज टू बी सर्टिफाइड बाय द प्रमोटर ऑफ द एंटरप्राइज. अगर वो प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर को सर्टिफिकेट देना है, पार्टनर है तो पार्टनर्स को सर्टिफिकेट देना है, LLP है तो डेसिग्नेटेड पार्टनर को. So it has to be certified. So a borrower, a business enterprise whose outstanding is below 25 crore as on 29th February 2020 and whose turnover is not more than 100 crore will be eligible to get the benefit under this emergency line of credit guarantee scheme. In case accounts for financial year 1920 are not audited or finalized. सो मैं टर्नओवर के बारे में किस तरह से मेरे फाइनेंसिंग बैंक को गारंटी दूं, उसको शाश्वत करूं. इन केस द मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में रिलाय अपॉन द बोरोवर्स डिक्लेरेशन ऑफ टर्नओवर. बोरोवर्स जो डिक्लेरेशन देगा उसके ऊपर मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो बैंक है, जो एलिजिबल बैंक है, उसको भरोसा रखना पड़ेगा. इसका क्रॉस चेकिंग कैसे हो सकता है, अगर भाई 50 करोड़ का टर्नओवर है तो बट नेचुरल है वो GST रिटर्न फाइल करता होगा, उसका बैंक के अंदर का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, क्रेडिट समेशन, डेबिट समेशन, या उसने जो स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट किया है क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, उसके ऊपर से भी बैंक उसका टर्नओवर कैलकुलेट कर सकती है कि उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है या 100 करोड़. बोरोवर अकाउंट शुड बी लेस देन 60 डेज पास्ट ड्यू. अगर वो अकाउंट NPA है या नहीं है, उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट 60 डेज से ज्यादा ड्यू है, तो ऐसा अकाउंट इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल नहीं हो सकता है. तो कट ऑफ डेट क्या है, 29 फरवरी 2020 टू बी एलिजिबल अंडर द स्कीम. फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्कीम, बिजनेस एंटरप्राइजेस MSME would also include loans covered under प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. तो बिजनेस एंटरप्राइजेस, MSME units or a borrower who has borrowed under Pradhan Mantri Mudra Yojana is also eligible to get the emergency line of credit. Guarantee cover means maximum cover available per eligible borrower of the amount in default in respect of the credit facility extended by the lending institution. तो जितना lending institution अगर 20% के हिसाब से उसको borrow करती है, तो उतने रुपए तक की गारंटी कवर गवर्नमेंट CGTA जो उनकी जो क्रेडिट की जो इंस्टीट्यूशन बनी है उससे रिकवर कर सकते हैं. सो ये हम इसका नटशेल में अगर बात करें तो ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस MSME बोरोवर्स अकाउंट विथ
combined outstanding loans across all member lending institution. कहीं कहीं कंसोर्शियम बोरोइंग होती है, एक बोरोवर ने दो दो तीन तीन बैंकों से बोरोवर किया हुआ रहता है, तो कंबाइंड आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस का, उसका कट ऑफ डेट क्या है? 29 फरवरी 2020। लोन आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ से कम, कब? 29 फरवरी 2020 को। दूसरी कट ऑफ की कंडीशंस क्या है टू बिकम एलिजिबल बोरोवर अंडर दिस स्कीम इज दैट टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 19-20 है, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या था? 19-20। 31 मार्च 2020 को जिसका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, जिसका लोन आउटस्टैंडिंग 29 फरवरी 2020 को ऑल लेंडिंग इंडिया के अंदर 20-25 करोड़ के अंदर है, ऐसे बोरोवर इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल बोरोवर की संज्ञा के अंदर, डेफिनेशन के अंदर आते हैं। मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन आर एक्सपेक्टेड टू चेक विथ क्रेडिट ब्यूरो द और अभी हमको मेंबर लेंडिंग, अभी मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाता हूँ तो मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं और कौन कौन से इंस्टीट्यूट से बोरोवर किया हुआ है? तो सिबिल रिपोर्ट, क्रेडिट ब्यूरो ओवरऑल आउटस्टैंडिंग ऑफ द बोरोवर टू असेस द एलिजिबिलिटी ऑफ द बोरोवर। मैं वेरियस बोरोइंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर कितना लोन उठा चुका हूँ, इसके बारे में मैं जिस बैंक के पास जाता हूँ उस बैंक ने उस मेंबर जो क्रेडिट ब्यूरो के थ्रू इंफॉर्मेशन क्रिएट करना चाहिए। लोन प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटरप्राइजेस एमए से किस किस को लोन मिल सकता है? हु आर द एलिजिबल बोरोवर्स? Loans provided to business enterprises, MSME constituted as proprietorship firm, partnership firm, registered private limited and limited company, trust and limited partnership, limited liability partnership shall be eligible under the scheme. अगर यह आप जो एलिजिबल बोरोवर की लिस्ट देखेंगे तो इसमें उन्होंने किस किस को कवर किया है? प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड कंपनी, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल बी एलिजिबल अंडर द स्कीम। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर किसी कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, कोऑपरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन होगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लेख इसमें किया हुआ नहीं है। तो इन माय ओपिनियन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस आर एक्सक्लूडेड अंडर दिस इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सक्लूड किया है। तो एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज अ बिजनेस एंटरप्राइज और विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज एन एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज will not be eligible under this emergency credit line scheme. For instance, any existing loan such as a commercial vehicle loan taken by an entity, अगर मेरी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड कंपनी ने अगर कमर्शियल व्हीकल का लोन लिया होगा तो वह यह इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए एलिजिबल होगा। बट सपोज वो कमर्शियल लोन का व्हीकल मैंने एज ए प्रमोटर और एज ए डायरेक्टर मेरी पर्सनल कैपेसिटी में लिया होगा तो वह लोन के 20% लोन प्राप्त करने के लिए वह इंडिविजुअल कैपेसिटी का लोन एलिजिबल नहीं होगा। द लोन शुड बी borrowed in the capacity as a proprietorship, partnership, registered company, limited liability company. Any loan which is taken in individual capacity as a housing loan, personal loan, gold loan, FDR loan or loan taken on car vehicle will not be eligible for emergency line of credit under these schemes. Who are the eligible borrowers जो हम अभी चर्चा करें? For loans having co-applicant, only those existing loan where entity is the primary co-applicant. अगर मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म अगर प्राइमरी को-एप्लीकेंट है तो वह एलिजिबल हो सकती है। लोन प्रोवाइडेड इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, जैसे मैंने आपको कहा गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन, ये मेरे पर्सनल लोन है, सो ये लोन इसके अंदर कवर नहीं होते हैं। The scheme is valid for existing customer on the books of the member, जो existing customer member lending institution के as a borrower करके 29 फरवरी 2020 को बैंक के
लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के लिस्ट में अवेलेबल है वही यह स्कीम के अंदर लोन प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है। डेज पास्ट ड्यू स्टेटस एज ऑन 29 फरवरी 2020 को वह स्टैंडर्ड अकाउंट होना चाहिए। बिजनेस एंटरप्राइजेस MSME बोरोवर्स अकाउंट विच हैड NPA, जो अकाउंट 29 फरवरी 2020 को बोरोवर अकाउंट है परंतु वो SMA2 स्टेटस का है या NPA बोरोवर है, वह ये स्कीम के अंतर्गत लोन प्राप्त करने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। बिजनेस एंटरप्राइजेस MSME बोरोवर मस्ट बी GST रजिस्टर्ड। उनकी सेकंड कंडीशन क्या है? द MSME बोरोवर or a business enterprise proprietorship firm, showroom, cloth showroom, wholesaler, retailer, vehicle showroom should be registered must be a GST registered unit, or in case it is a mandatory और जिसको GST रजिस्ट्रेशन नहीं लगता है से उसका टर्नओवर 20 लाख के अंतर्गत है, जो एग्जम्प्ट कैटेगरी में आते हैं, ऐसी केस के अंदर GST की कंडीशन रिलैक्स करी जाएगी। एंड ऑप्ट आउट ऑप्शन, जैसे कि यह लोन ये प्री अप्रूव्ड लोन है, यह ऑटोमेटिक सैंक्शन का रूट है। जो भी बैंक के बोरोवर है एग्जिस्टिंग बोरोवर, उनके लिए यह ऑटोमेटिक सैंक्शन है। बैंक को ऑटोमेटिक सैंक्शन लेटर बोरोवर के रजिस्टर एड्रेस पे भेजना है, परंतु जो बोरोवर को यह क्रेडिट फैसिलिटी नहीं लेनी है उसको ऑप्शन दिया गया है, बैंक को ऑप्शन नहीं दिया गया है। बैंक को ऑप्शन क्या दिया? इफ द बोरोवर अकाउंट इज NPA then he is not eligible to claim this 20% emergency line of credit. An opt out option should be provided to the eligible business enterprises MSME borrowers to enable them to choose whether they wish to opt out of the guaranteed emergency credit line facility. तो बोरोवर को ऑप्शन दिया गया है, बैंक को ऑप्शन नहीं दिया है। अगर वो बोरोवर 29 फरवरी 2020 को उसका लोन आउटस्टैंडिंग है, उसका 25 करोड़ के अंदर है, उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है, वो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, ट्रस्ट कंपनी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो वह बोरोवर लोन लेने के लिए एलिजिबल है। परंतु ऑप्शन बोरोवर को दिया भाई मुझे नहीं लेना है, तो वो बैंक को एक लेटर सबमिट कर सकता है कि मुझे आपसे लोन, जो आप ये 20% लोन मुझे दे रहे हैं, मैं उसको लेने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। For the purpose of this scheme, it is not necessary that the existing loans of the borrower should be covered under the जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी बनाई गई है, जो CGT MSC स्कीम है, उसके अंतर्गत ही वो रजिस्टर्ड होना ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो 20% एडिशनल लोन आप लेने वाले हैं उसी को गवर्नमेंट NCGTC जो कंपनी बनाई गई है वो उसकी गारंटी लेने वाली है। अभी एक आपके सामने अपन उदाहरण के तौर पे डिस्कस करते हैं। नेम ऑफ द बोरोवर ABCDE, ऐसे 5 बोरोवर है, उनका ओवरऑल आउटस्टैंडिंग पूरे भारतवर्ष में जितने भी मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, बोरोवर A का 30 करोड़ का है, बोरोवर B का 30 करोड़ का है, बोरोवर C का 25 करोड़, बोरोवर D का 15 करोड़ और बोरोवर B का 20 करोड़। ओवरऑल आउटस्टैंडिंग ऑफ द बोरोवर विथ अ पर्टिकुलर मेंबर लेंडिंग, सपोज स्टेट बैंक इंडिया में, उसका स्टेट बैंक के अलावा दूसरी बैंकों में भी 15 करोड़ का लिमिट है, परंतु स्टेट बैंक में 15 करोड़ का लिमिट है। और बोरोवर B का 15 करोड़, बोरोवर C का 25 करोड़ एक ही बैंक के साथ में है, बोरोवर D का एक बैंक में 10 करोड़, ओवरऑल 15 है पर एक बैंक में 10 करोड़ है, बोरोवर E का 20 करोड़ 10 करोड़। सो ड्यूज पास्ट ड्यूज ऑफ बोरोवर एज ऑन 29 फरवरी 2020 को उसके कितने दिन आउटस्टैंडिंग है? 30 पास्ट ड्यूज है, 30 दिन। बोरोवर B के 62 दिन है, बोरोवर C के 59 डेज है, बोरोवर D के 0 है, रेगुलर अकाउंट चल रहा है, एक भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, बोरोवर E के कोई 0 डेज चल रहा है। टर्नओवर एज पर लेटेस्ट अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2020 को बोरोवर A का
टर्नओवर है 90 करोड़ का, बोरोवर बी का टर्नओवर है 90 करोड़ का, बोरोवर सी का टर्नओवर है 75 करोड़ का, बोरोवर डी का 80 करोड़ का, बोरोवर ई का 125 करोड़ का। अभी अपन इलिजिबिलिटी नॉट एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। इलिजिबल बोरोवर ये नॉट एलिजिबल है। क्यों नॉट एलिजिबल है? क्योंकि उसका ओवरऑल आउटस्टैंडिंग कॉलम नंबर 2 के हिसाब से 30 करोड़ है। उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 15 ही करोड़ आउटस्टैंडिंग है, पर भारतवर्ष में जितने भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उसका ओवरऑल बोरोविंग 25 करोड़ से ज्यादा होने की वजह से वो बाकी सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, परंतु 30 करोड़ 25 करोड़ से ज्यादा बोरोइंग होने से वो नॉट एलिजिबल हो गया। बोरोवर बी के बारे में क्या है? उसका ओवरऑल आउटस्टैंडिंग है 30 करोड़ और उसका डेज पास्ट ड्यू 62 दिन है, 60 दिन से ऊपर उसका आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। तो दो कंडीशन वो फुलफिल नहीं करने की वजह से वो नॉट एलिजिबल हो गया। बोरोवर सी के बारे में अगर हम बात करें तो उसका ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर 25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है, स्टेट बैंक के अंदर 25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है, डेब्ट ड्यूज पास्ट ड्यूज 59 डेज है, टर्नओवर 70, सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो उसके 25 करोड़ के 20% माने 5 करोड़ के लिए वो एलिजिबल है, क्योंकि अपर लिमिट ही 25 करोड़ गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की हुई है। तो ऐसा बोरोवर सी इज एलिजिबल टू गेट। बोरोवर डी ओवरऑल लिमिट 15 करोड़ है, उसका स्टेट बैंक में 10 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है, उसका रेगुलर अकाउंट है, उसका एनुअल टर्नओवर 19-20 का 80 करोड़ है, चारों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, एलिजिबल बोरोवर। बोरोवर ई जिसका ओवरऑल लिमिट 20 करोड़ है, 25 करोड़ से अंदर है, स्टेट बैंक में 10 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, रेगुलर अकाउंट चल रहा है, परंतु उसका टर्नओवर 125 करोड़ का है। तो एक कंडीशन वो फुलफिल न करने की वजह से वह नॉट एलिजिबल बोरोवर के डेफिनेशन में आ गया। तो यह जो चार्ट आपके सामने रखा गया है, यह चार्ट में जो आपके ऑर्गेनाइजर है रमेश प्रभु जी उनको शेयर करूंगा, आप चाहो तो ये चार्ट को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो यह जो उदाहरण आपके सामने रखा गया है, हु इज एलिजिबल, तो गवर्नमेंट ने क्या 3 क्राइटेरिया उन्होंने प्रिस्क्राइब किए हैं। ओवरऑल लिमिट शुड नॉट बी मोर देन 25 करोड़, डेज पास्ट ड्यू, मेरा आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट एलिजिबल अंडर द गारंटी, कितना लोन एलिजिबल है, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट वुड कंप्राइज ऑफ ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर आउटस्टैंडिंग अक्रॉस वर्किंग कैपिटल लोन्स, टर्म लोन। जो फंड बेस्ड लिमिट है वही एलिजिबल होगी, जो ऑफ बैलेंस शीट नॉन फंड बेस्ड वर्क एक्सपोजर लिमिट है वो एलिजिबल नहीं होगी। मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स आर एक्सपेक्टेड टू चेक वेदर क्रेडिट ब्यूरो द ओवरऑल आउटस्टैंडिंग ऑफ द बोरोवर, तो मेंबर जैसा मैंने आपको बताया क्रिसिल से इनसे रिपोर्ट लेंगे वो लोग। वुड बी रिक्वायर्ड टू ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट। ये भी एक बहुत बड़ी महत्व की बात है। क्या मेरी जो एग्जिस्टिंग लिमिट चल रही उसी में मेरी लिमिट बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल नहीं। यह जो फैसिलिटी बैंकों द्वारा दी जाने वाली है उसके लिए जो भी आपकी मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट, सेपरेट प्रोडक्ट, सेपरेट अकाउंट नंबर ओपन करेगी एंड क्रेडिट विल बी एक्सटेंडेड फ्रॉम दैट अकाउंट। लोन एक्सटेंडेड थ्रू current government schemes such as PME, GPI, PM would continue. Working capital term loan under this scheme shall be over and above the existing loan. हमारा जो अभी टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी चल रही है उसके अलावा यह हमको एडिशनल लोन फैसिलिटी दी जाने वाली है 20% के रूप में। इन केस बोरोवर हैज एग्जिस्टिंग लिमिट विथ मल्टीपल लेंडिंग, जैसा मैंने आपको कहा, तो किसी एक ही लेंडिंग के द्वारा मैक्सिमम 20% तक का आपको फैसिलिटी, जिसकी क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट लेगी, जिसके लिए आपको कोई भी तरह का एडिशनल कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं देना है। यह जो 20% लिमिट आपको 29 फरवरी 2020 के एग्जिस्टिंग लोन के ऊपर दी जाने वाली है, उसके लिए आपको कोई भी तरह की एडिशनल कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं देना है। आपकी जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है उसके ऊपर ही आपकी मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन एडिशनल चार्ज क्रिएट करने वाली है, और यह जो एडिशनल 20% लोन आपको मिलने वाला है उसके लिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी जो मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूट है उसको अदा की जाएगी। एग्जाम्पल टू कैलकुलेट द लोन अमाउंट कवर्ड अंडर द क्रेडिट गारंटी कवरेज। अभी अपन जैसे देखा क्या कौन एलिजिबल है, कौन नॉट, कौन एलिजिबल नहीं है।
अभी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं क्या मेरा आउटस्टैंडिंग कितना रुपया होने से मुझे कितना रुपया या इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम के अंतर्गत मेरी बैंक के द्वारा दिया जाएगा। वापस बोरोवर ABCD मेरी एकूण जो लिमिट है कॉलम ए के अंतर्गत बोरोवर ए की 20 है, बोरोवर बी की 5 है, 5 करोड़ की है, बोरोवर सी की 25 करोड़ की, बोरोवर डी की 15 करोड़ की है। ओवरऑल आउटस्टैंडिंग से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नरीमन पॉइंट में मेरा ओवरऑल आउटस्टैंडिंग है 15 करोड़ का, बी बोरोवर का 2 करोड़ का, बोरोवर सी का 25 करोड़ का और बोरोवर डी का 10 करोड़ का। सो टोटल मैक्सिमम मेरी सारी बैंक का मिलके मुझे मैक्सिमम कितना लोन अंडर यह स्कीम के अंदर क्रेडिट गारंटी कवर स्कीम के अंतर्गत मिल सकता है। तो सी 20% ऑफ ए जो मेरी ओवरऑल ये जो चारी लिमिट जो आउटस्टैंडिंग है कॉलम ए में 20, 5, 25, 15 यह 25 करोड़ से अंदर है। सो हर बोरोवर 20% ऑफ टोटल ओवरऑल आउटस्टैंडिंग इन ऑल मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के 20% एलिजिबल है। तो बोरोवर ए 20% के 20% 4 करोड़ के लिए एलिजिबल है। बोरोवर बी 5 करोड़ के 20% 1 करोड़ के लिए एलिजिबल है। बोरोवर सी जिसकी ओवरऑल लिमिट 25 करोड़ है 20% से 5 करोड़ लोन प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है। वो की जो अपर लिमिट है 5 करोड़ से ज्यादा कोई भी बोरोवर को इस स्कीम के अंतर्गत दिए जाएगा नहीं, क्यों क्या द अपर लिमिट आउटस्टैंडिंग लोन इज 25 करोड़। जो बोरोवर डी है उसका 15 करोड़ आउटस्टैंडिंग है तो 15 करोड़ के 20% होता है 3 करोड़। तो इस तरह से मैक्सिमम बोरोइंग ये जो बोरोवर ABCD को इस तरह से मिलेगा। अभी हम अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नरीमन पॉइंट के बोरोवर की बात करें, जो बोरोवर का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 15 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस बोरोवर को कॉलम डी में बताया गया है 20% ऑफ बी यानी 15 करोड़ के 20% स्टेट बैंक नरीमन पॉइंट शाखा उसको 3 करोड़ रुपए का मैक्सिमम बोरोइंग कर सकती है। बोरोवर बी जिसका आउटस्टैंडिंग लिमिट 2 करोड़ रुपया है तो उसको 40 लाख की लिमिट मिल सकती है। बोरोवर सी 25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है नरीमन पॉइंट में तो 5 करोड़ के लिए मैक्सिमम जो सीमा है उसके लिए वो एलिजिबल है। बोरोवर डी मैक्सिमम 2 करोड़ के 10 करोड़ के 2 करोड़ के लिए एलिजिबल है। इंटरेस्ट रेट तो आप सब बोलेंगे कि भाई अब इसके ऊपर इंटरेस्ट चलो हमको ये 20% दे रहे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पैकेज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए। कोई भी तरह की न सिक्योरिटी लेते हुए, नहीं तो लोग बोलते हैं कि नेशनलाइज बैंक में या कोई भी बैंक में जाओ विदाउट सिक्योरिटी, अगर CGT MSME स्कीम के अंतर्गत भी अगर कोई बोरोवर जाता है जिसके लिए हम 1% एडिशनल कमीशन देते हैं, उसके बावजूद भी बैंक का फिजिबिलिटी नॉन फिजिबिलिटी बोरोवर का सिबिल रिपोर्ट ये सब चेक करे बाद में ही फाइनेंस करती है। यहाँ तो बैंक का ऑटोमेटिक सैंक्शन दे रही है 20% 29 फरवरी 2020 के बैलेंस पे। तो फिर इंटरेस्ट क्या लगाने वाली है? तो अंडर ये पैकेज के अंतर्गत फाइनेंस मिनिस्टर ने मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाएगी यह भी क्लियर कर दिया है। 9.25% से ज्यादा 9.25% से ज्यादा बैंक का इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकती है। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल अंडर दिस लोन बोरोइंग this package is 9.25% of the outstanding limit per annum. The banks and financial institution lending linked to external benchmark rate prescribed by RBI plus 1% subject to maximum 9.25%. अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है पता है आपको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या रेट से फाइनेंस कर रही है उनके बोरोवर को? इंटरेस्ट रेट एक्सटर्नल बैंक रेट प्रेजेंटली 7.05% प्लस 75 BP 7.80%। आरबीआई ने फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है 9.25% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रही है 7.8% से। सो द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.25% से ज्यादा नहीं हो सकता है। इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी द इंटरेस्ट रेट विल बी मैक्सिमम 14%। 14% से ज्यादा इंटरेस्ट एनबीएफसी नहीं लगा सकती है उनके बोरोवर के लिए। सिंस द एडिशनल प्री अप्रूव्ड फैसिलिटी इज टू बी प्रोवाइडेड टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर, केवल एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही ये फैसिलिटी दी जाने वाली है।
तो बेनिफिट क्या है बोरोवर के लिए? नो एडिशनल प्रोसेसिंग फी शैल बी चार्ज बाय द प्रोसेसिंग फी कोई भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं लगा सकती है। नो पेनल इंटरेस्ट ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑलरेडी एक्सेप्टेड कन्वेनेंट्स, पेनल इंटरेस्ट भी कोई भी बोरोवर आपको नहीं लगा सकता है। नेचर ऑफ अकाउंट, अ सेपरेट लोन अकाउंट आपको ओपन करे जाएगा। अभी इसका अगला बेनिफिट क्या है? द टेन्योर ऑफ लोन्स प्रोवाइडेड अंडर क्रेडिट इमरजेंसी गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन शैल बी 4 ईयर। ये जो 20% एडिशनल लोन आपको दिए जाने वाला है, इसका टेन्योर कितना होगा? 4 साल के लिए। तो आपको ये कोविड का जो 66 दिन आपकी बिजनेस एंटरप्राइज बंद रही, उसका 4 साल तक आपको ये जो एडिशनल फैसिलिटी दी जाने वाली है, इसका 4 साल में आपको रिपेमेंट करना है। कौन से डेट से करना है? फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट। जिस वक्त आप ये 20% पैकेज का पहला इंस्टॉलमेंट उठाओगे, यह जो इंस्टॉलमेंट आपको 20% ये 4 हफ्ते में आपको उठाना है, और पहला हफ्ता जैसे आप उठाओगे उस डेट से आपको 4 साल के अंदर ये पूरा लोन रीपेड करना है। नो प्रीपेमेंट पेनल्टी शैल बी रिकवर्ड। किसी बोरोवर को, किसी बिजनेस यूनिट को, किसी बिजनेस शॉपकीपर को ऐसा लगा कि इस लिमिट की मुझे जरूरी नहीं है और वो प्री पेमेंट कर देता है, तो उससे कोई भी तरह का प्री पेमेंट की पेनल्टी वसूल नहीं की जाएगी। मोरेटोरियम पीरियड 1 ईयर, आपको केवल 1 साल तक जो आप इंस्टॉलमेंट पहला उठाओगे वहां से 1 साल तक केवल आपको हर महीना ब्याज पेड करना है जो आपको बैंक लगाने वाली है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको 12 महीने के लिए कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देना है। आपको केवल जितना पैसा आपने इस अकाउंट से उठाया है उसका जो बैंक का रेट ठहरा हुआ है उस रेट से यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। नो principal is required to be paid for first 12 months of the disbursement. Principal shall be repaid. Principal shall be prepaid in 36 overall। जो लिमिट आपको 4 साल के लिए मिल रही है, 1 साल का लिए आपको मोरेटोरियम पीरियड दिया गया है जिसमें आपको केवल इंटरेस्ट पेड करना है। तो फिर प्रिंसिपल कब पेड करना है? अगले 36 महीने में इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के द्वारा आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो आपने लोन उठाया है उसको 36 महीने में आपको रीपेड करना है। तो कंडीशंस क्या है? द लोन हैज टू बी रीपेड इन 4 years from the date of first disbursement. There will be moratorium for principal repayment for 1 year, but during this moratorium period, interest will be regularly applied by the bank and the borrower has to pay the interest on monthly basis. The principal has to repay after the moratorium period is over, which is 12 months. In next 36 months, the overall principal has to be paid in equated monthly installment. Prepayment facility is allowed without charging any penalty to the borrower. The account may be operated in combination with the interest subvention scheme. आरबीआई के पास इसके लिए जीरो रिस्क वेटेज के लिए एक रिक्वेस्ट डाली गई है मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो जब बैंक का उनका फाइनेंशियल ईयर क्लोज करेगी तो उसको सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड ट्रीट करना, इसके लिए आरबीआई अप्रूवल हैज बीन solicited for keeping the risk weight for loans provided under guaranteed इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम इज 0। यह उनको मांगा गया है। सिक्योरिटी सबसे बड़ा, इट इज अ कोलैटरल फी, कोई भी तरह का एडिशनल कोलैटरल ये 20% एडिशनल फैसिलिटी के लिए किसी भी बोरोवर को बैंक को नहीं देना है। जो कि ये जो एडिशनल लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है ये ऑटोमेटिक है, उसके लिए बैंक आपसे कोई भी तरह की कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं मांगेगी। हाँ, परंतु जो सिक्योरिटी आपकी एग्जिस्टिंग लिमिट के लिए दी गई है उसके ऊपर एडिशनल बोझा ये एडिशनल सिक्योरिटी के लिए चढ़ाई जाएगी, जिसके ये एडिशनल जो लोन आप प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सिक्योरिटी के तौर पे बैंकों को गारंटी दे रही है। गारंटी फी क्या?
NCGTC नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी यह फैसिलिटीज की गारंटी मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को दे रही है, तो क्या वह गारंटी फी वसूल करेगी? नहीं, कोई भी तरह की गारंटी फी आपकी बैंक ये एडिशनल लिमिट देने के लिए आपसे वसूल करके एनसीजीटीसी को नहीं अदा करने वाली है। कोई भी तरह की एडिशनल गारंटी फी किसी भी बोरोवर से इस स्कीम के अंतर्गत वसूल नहीं करे जाएगी। एक्सटेंट ऑफ द गारंटी कवरेज, जो गारंटी कवरेज एनसीजीटीसी कंपनी ने लिया है वो 100% लिया हुआ है, तो कोई भी मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या इन केस यह एडिशनल क्रेडिट जो मैंने लाइन दी हुई है, अगर बोरोवर ने डिफॉल्ट किया तो बैंकों का पैसा वसूल कैसे होगा? तो 100% गारंटी ये जो कंपनी है एनसीजीटीसी कंपनी ने ली हुई है, तो कोई भी तरह की मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इससे सबसे बड़ी ड्रॉबैक स्कीम के अंदर क्या हुआ है, कोऑपरेटिव बैंकों को यह स्कीम लागू नहीं है। केवल नेशनलाइज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर एलिजिबल टू लेंड दिस एडिशनल क्रेडिट गारंटी फंड टू देयर एग्जिस्टिंग बोरोवर्स। तो जो कोऑपरेटिव बैंक से जो लोगों ने बोरोइंग किया हुआ है वह बोरोवर इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। 70% of MSME left high and dry as cooperative banks are left out of the credit guarantee schemes. So cooperative banks have been left out of the government credit guarantee scheme. The outstanding loan, आज MSME और बिजनेस एंटरप्राइजेस को 82,000 करोड़ तक का लोन कोऑपरेटिव बैंकों ने दिया हुआ है। वह जो बोरोवर कोऑपरेटिव बैंक है वह भी कोविड पीरियड के अंतर्गत, शटडाउन के पीरियड के अंतर्गत उनका भी आर्थिक नुकसान हुआ है, उनका भी फाइनेंशियल बैलेंस शीट बिगड़ गई है, उनका भी कैश फ्लो डाउन हुआ है। ऐसे बोरोवर जो कोऑपरेटिव बैंक से बोरोइंग, फिर वो शेड्यूल कमर्शियल, शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक हो, तो भी वह इस स्कीम के अंतर्गत लोन लेने के लिए कैपेबल या एलिजिबल बोरोवर नहीं है। प्राइवेट लेंडर्स, जो प्राइवेट लेंडर्स है, प्राइवेट बैंक का है, वह भी चाह रही है कि उनको भी बोरोवर का इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट मिले, वह भी इस स्कीम के अंतर्गत लोन प्राप्त लेने 3 लाख करोड़ का लोन डिसबर्स करने का पैकेज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने 13 मई 2020 को डिक्लेयर किया है। अगर हम आज इस स्कीम का प्रोग्रेस रिपोर्ट की अगर बात करें तो 18 जून 2020 का जितनी भी भारत के अंदर नेशनलाइज बैंक है उनका टोटल लेंडिंग कितना हुआ, क्यूमुलेटिव सैंक्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 15,950 करोड़ रुपया 18 जून 2020 तक सैंक्शन किया हुआ है। उसमें से डिसबर्स कितना हुआ, 10,667 करोड़। तो अगर हम टोटल बात करें भारत की तो 40,416 करोड़ रुपया 18 जून 2020 तक सैंक्शन हो चुका है, जिसमें से बोरोवर लोगों ने 21,029 करोड़ रुपया अभी तक डिसबर्समेंट लिया हुआ है। तो यह स्कीम इतनी अच्छी स्कीम भारत सरकार ने बिजनेस एंटरप्राइजेस और एमएसएमई सेक्टर के लिए घोषित करी, परंतु उसका अगर प्रोग्रेस की बात करें तो क्यूमुलेटिव सैंक्शन 0.08% और क्यूमुलेटिव डिसबर्समेंट यानी एग्जैक्टली 50% ऑफ द सैंक्शन अमाउंट is taken over by the borrower under this scheme। इस तरह से बोरोवर का अभी, और यह स्कीम 31 अक्टूबर 2020 को खत्म होने वाली है। तो जो भी बोरोवर सोच रहे हैं कि भाई मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, अभी चाइना के साथ भारत के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, आने वाले पीरियड में अभी कोविड के जो पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, डे बाय डे 15,000 पेशेंट पर डे का एक एवरेज बन रहा है पिछले लॉकडाउन ओपन करने के बाद में। भविष्य में क्या होगा, दोबारा लॉकडाउन अगर कभी लगाना पड़ा भारत सरकार को चाइना के रिलेशंस के वजह से, फिर इकोनॉमी के अंदर
कोई अचानक लॉकडाउन आ गया तो मेरी पर्सनल राय सभी बोरोवर के लिए रहेगी, अगर ऐसी बोरोवर की स्कीम मिलती है तो वह यह स्कीम का डेफिनेटली फायदा लेवे, इस स्कीम के अंतर्गत लोन उठावे और इस स्कीम का पूरा फायदा लेके 3 लाख करोड़ का जो पैकेज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है उसका बेनिफिट लेवे। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो ये 14% अभी तक लोगों ने सैंक्शन किया हुआ है। महाराष्ट्र में 4009 करोड़ रुपए अभी तक महाराष्ट्र के सभी बैंकों ने मिलकर सैंक्शन किया हुआ है। और डिसबर्समेंट की बात करें तो 1735 करोड़ रुपया, अंडमान निकोबार के अंदर 50 करोड़ रुपए अभी तक सैंक्शन हुआ, 22 करोड़ लोगों ने डिसबर्स किया। आंध्र प्रदेश के अंदर मेरे हिसाब से आज अगर यह स्लाइड जो आपके सामने रखी हुई है इसका अगर हम स्टडी करें तो सबसे ज्यादा बेनिफिट गुजरात स्टेट के अंदर बोरोवर लोगों ने लिया है, जहां 4156 करोड़ रुपए का सैंक्शन बैंकों ने किया हुआ है। उसमें से एग्जैक्टली 1657 करोड़ रुपए 1657 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट बैंकों ने किया हुआ है। प्रोग्रेस सो स्लो है, ये ऑटोमेटिक सैंक्शन हुए बाद में बैंकों ने अपने बोरोवर को लेटर भेजे बावजूद भी यह जो डिसबर्समेंट हो रहा है ये बहुत स्लो हो रहा है। तो बोरोवर ने इसके बारे में लेना चाहिए। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अगर किसी बोरोवर को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरे स्लाइड्स के अंदर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा गैजेट, उन्होंने एक बहुत अच्छा सर्कुलर निकाला है और वो सर्कुलर के अंदर हर क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिया है। वेदर द लिमिट शुड बी कवर्ड बाय डीपी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक, नो, कोई भी तरह का ड्राइंग पावर या स्टॉक की जरूरत नहीं है। इट इज अ ऑटोमेटिक सैंक्शन। इज द credit emergency guaranteed emergency limit is over and about the work? Yes, it is over and about 20%. Can the facility be extended to having negative net working capital? Yes, the same can be extended because it is on outstanding balance. तो यह whether this limit is enjoying LC, मेरे पास लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी है तो नहीं, बिकॉज इट इज एन ऑफलाइन ऑफ बैलेंस शीट आइटम। Can the unit be extended facility even though the collateral coverage will get diluted? Yes, अगर मेरा collateral coverage existing dilute होता है तो भी ये दिखा मिलने वाली, because it is 100% guaranteed by NCGTC. Can this be used to repay high cost debts? No, this is emergency credit facility is to restart your business operation. आपका जो कैश फ्लो डिफिकल्ट हो चुका था, आप जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गया था उसके लिए है। आपको अगर कोई एक्सपांशन प्लान करना है, पुराने अनसिक्योर्ड लोन रिपेड करना है तो यह फैसिलिटी उसके लिए। सो देयर विल बी अ क्लोज वॉच ऑफ द मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑन एंड यूज ऑफ द फंड्स बाय द बोरोवर। सो ऐसे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। आई थिंक आई शुड स्टॉप ओवर हियर because the time is also coming. If anybody is having any question, they can ask me the question online or you can raise the question. Mr. Vishal Gala will read the question. If I possible, I can guide, I can give the answer to those questions. But I think there are all the questions, 10 questions, which is question answers, frequently asked question, FAQs के आंसर ऑलरेडी स्टेट बैंक द्वारा दिए गए हैं। उसी तरह से जो frequently asked question on guaranteed emergency scheme as furnished by नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, इन्होंने 34 क्वेश्चन आंसर सेशन के पूरे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। आप यह क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का अगर आप स्टडी करोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यह स्लाइड्स के द्वारा प्राप्त हो जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो now we are open for question answer session. Thank you for having patient listening.